गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि हम करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला चला रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने 6 पार्ट्स कर लिए थे और उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 7वां पार्ट होने वाला है और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, जल्दी से बिना बात करे आगे बढ़ाते हैं सिस्टम। उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरे अपने हैंडमेड नोट्स से कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा भी हटा दिया। ठीक है, अभी जल्दी से जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया। दोबारा रिपीट करता हूँ, गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया। ऑप्शंस आर गूगल एड, गूगल सेफ, गूगल करंट या गूगल ट्रू। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गूगल करंट। ठीक है नहीं, आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, ये है हमारा, गूगल ने नीचे लिख दिया, मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में बनता है। गूगल ने गूगल प्लस को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया था और अब गूगल करंट के नाम से नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया। सिंपल कहने का मतलब है, गूगल ने गूगल प्लस को कब बंद कर दिया था, 2019 में बंद कर दिया था और अब उसे किस नाम से लॉन्च किया, गूगल करंट के नाम से लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है नहीं, अब देखो, जब यहाँ तक बात आई है तो इससे पहले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। पहले तो आपको ये बता देना गूगल का CEO कौन है और गूगल किसकी पेरेंट कंपनी, मतलब गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको ये बता। 3 क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। गूगल के CEO का नाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम हो गया, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम और गूगल का हेडक्वार्टर। आपको ये तीनों चीज़ें बता देनी है। ठीक है, इसी के बाद साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर का। ये क्वेश्चन हमारा कहता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले किस राज्य ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य समझा है। ठीक है, ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, केरल या असम। हरियाणा, पंजाब, केरल या असम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है नहीं, आइए अब जान लेते हैं इसके बारे में। यह फैसला दिल्ली व NCR में ज़्यादा कोरोना फैलने के कारण लिया गया। आप लोग जानते होंगे, पहले दिल्ली और NCR में काफ़ी, फिलहाल दिल्ली में कुछ कंट्रोल नियंत्रण में आ गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था। तो इस बात को ध्यान रखते हुए यह फैसला किसने लिया, पंजाब सरकार ने लिया। पंजाब की बात आई तो जान लेते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल है इसके VP सिंह बदनौर। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोरोना से मौत हो गई। ऑप्शन है आपके गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु या पंजाब। अभी आप लोग नीचे चीटिंग नहीं करेंगे, पहले आप खुद आंसर की ट्राई करेंगे, नीचे चीटिंग नहीं करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसा भी सिस्टम कर दूंगा इसमें कि आपको नीचे का पहले देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा गोवा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर। देखो, जान लेते हैं इनके बारे में। ये गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन, सुरेश अमोनकर। इनकी कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, तो इसलिए थोड़ा इनके बारे में इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है नहीं, आइए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगा गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। दोबारा रिपीट करता हूँ, दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगा गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। शीशपाल, अमित ठाकुर, सोहन मुखर्जी या यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोहन मुखर्जी। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज अवर आंसर। जान लेते हैं। इस कारनामे के वक्त गिनीज बुक के अधिकारी भी मौजूद थे और इन्होंने दिल्ली में 30 सेकंड के 96 बार कूदने का रिकॉर्ड तोड़ा। कहने का मतलब है, जिस समय ये कारनामा हुआ था उस समय गिनीज बुक के अधिकारी भी मौजूद थे और हमारे
जो सोहन मुखर्जी हैं, इन्होंने, ये कहाँ की बात है, दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात है, दिल्ली जी के मुखर्जी नगर में इन्होंने 30 सेकंड में 96 बार कूद लगाई थी एक ही पैर पे। उन अधिकारियों के सामने इन्होंने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ठीक है नहीं। ये कितने बार छलांग लगाई इन्होंने? 101 बार। देखो इसको ध्यान से सुनो, इन्होंने छलांग तो 109 बार लगाई थी, लेकिन इनकी 9 बार छलांग को कैंसिल कर दिया गया था। तो कुल छलांग कितनी बची इनकी? 101 छलांग बची। ठीक है, आशा करता हूँ ठीक से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रीवा मध्य प्रदेश में, सतना मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश या बरेली उत्तर प्रदेश में किया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रीवा मध्य प्रदेश, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब है मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। देखो, यह 500 एकड़ ज़मीन पर बना है। इसमें 250 मेगावाट के 3 सौर उत्पादन यूनिट लगे हैं। कहने का मतलब है कितने कितने मेगावाट के हैं? 250 मेगावाट के 3 लगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी कुल क्षमता 750 मेगावाट है। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 हमारा क्या कहता है? WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा और रूबेला मुक्त किया? खसरा की तरह रूबेला भी एक रोग है। ठीक है नहीं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया? ऑप्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। सिंपली कहने का मतलब है हाल ही में WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका और मालदीव को खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया। अब इसके बारे में प्रमुख तथ्य क्या बनता है इसको जान लेते हैं। देखो, दोनों देशों ने तय समय 2023 से पहले अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। मतलब कि इन दोनों देशों का लक्ष्य था 2023 का, लेकिन इन्होंने अपने 2023 से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और ये दोनों देश वर्तमान में खसरा और रूबेला मुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया? कहने का मतलब ये है हिमालय की वो कौन सी तितली है जो हिमालय क्षेत्र में पाई गई, उसे भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया। ऑप्शन थे हमारे, पहला ऑप्शन है कॉमन क्रो, गोल्ड बर्ड विंग, जॉइंट बर्ड विंग या इनमें से कोई नहीं। हमको बता देना, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की ट्राई किया करेंगे। ठीक है नहीं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारी तितली जो है जिसे भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है, गोल्डन बर्ड विंग। इसका वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा ट्रिडस आइकस। ठीक है नहीं, इसको आप लोग देख लेंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। श्रृंखला का 108वां क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। दोबारा बोलता हूँ, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक है? 34, 35, 36 या 37? दोबारा बोलता हूँ, 34, 35, 36 या 37? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे भारत की रैंक है 35। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें कुल 99 देशों की रैंकिंग हुई थी। कहने का मतलब है इसमें कुल 99 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। यह द्विवार्षिक सर्वे है जिसे ग्लोबल संपत्ति एडवाइजर समूह द्वारा कराया जाता है। यह द्विवार्षिक मीन्स प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। थर्ड है हमारा ब्रिटेन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। ब्रिटेन का स्थान कौन सा रहा? ब्रिटेन का स्थान पहला रहा, अमेरिका का स्थान दूसरा रहा। और हमारे भारत का स्थान क्या रहा? हमारे भारत का स्थान ना 34वां 34। ठीक है,
इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार यानी ये द्विवार्षिक है, तो पिछली बार कब हुआ होगा, ये 2018 में हुआ होगा। तो उस समय जो भारत की रैंक थी 35 थी। कहने का मतलब है 2018 के मुकाबले 2020 में भारत ने 1 पायदान का फ़ायदा भारत को इसमें हुआ है, ठीक है नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, जानते हैं। कोरोना संकट में पहला इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच कब खेला गया? कोरोना संकट में पहला इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच कब खेला गया? ऑप्शन है हमारे 8 अप्रैल 1920, 8 मई 2020, 8 मई 2020, 8 जून 2020 या 8 जुलाई 2020। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 जुलाई 2020। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यह टेस्ट मैच था जो रोज बाउल्स स्टेडियम में खेला गया। ये जो मैच खेला गया था ये टेस्ट मैच था, और कहाँ पे खेला गया था? रोज बाउल्स स्टेडियम में खेला गया था। रोज बाउल्स स्टेडियम हमारा कहाँ है? रोज बाउल्स स्टेडियम हमारा इंग्लैंड में है, ठीक है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच यह मैच 116 दिन बाद खेला गया था। सिंपली कहने का मतलब है कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी, मैच की बात तो अलग है, सभी गतिविधियां रोक दी गई थी, तो उसी के साथ साथ मैच भी रुक गए थे। 8 जुलाई को यह मैच खेला गया, कितने दिन बाद? 116 दिन बाद। फिर नीचे देखेंगे आप, 143 सालों या वर्षों के इतिहास में पहली बार यह मैच बिना दर्शकों के खेला गया। मतलब कि यह मैच जो खेला गया उस समय स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं थे। ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। देखो जानते हैं, किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी? कहने का मतलब ये है वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है? मृत्यु भोज मीन्स मृत्यु के बाद जो भोज दिया जाता है अपने यहाँ पर, ठीक है नहीं। राजस्थान, झारखंड, हरियाणा या असम? राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा या असम? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान। सिंपली कहने का मतलब ये है राजस्थान राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं, प्रमुख तथ्य क्या है हमारे जानने के लिए। यह फैसला मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत किया गया, ठीक है। मृत्यु भोज पर जो रोक लगाने का फैसला लिया गया, किसके तहत किया गया? ये मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, उसके तहत ये फैसला लिया गया। इसके तहत आदेश दिया गया कि यदि किसी गांव में मृत्यु भोज होता है तो इसकी जानकारी पंच या पटवारी कोर्ट को देगा। इसके तहत क्या आदेश दिया गया? इसके तहत यह आदेश दिया गया कि यदि किसी गांव में मृत्यु भोज होता है तो इसकी जानकारी पंच या पटवारी को कोर्ट में देनी होगी, नहीं तो उनके खिलाफ इलीगल एक्शन लिया जाएगा। सिंपल, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस श्रृंखला का 111वां क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोलता है। झारखंड के किस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं, झारखंड के किस नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? सिंपली कहने का मतलब ये है झारखंड का वह कौन सा नया भवन है जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? पहला ऑप्शन है झारखंड विधानसभा, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तीसरा है मुख्यालय भवन, या चौथा है मुख्यमंत्री आवास। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। समझ होंगे आप, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। इसके बारे में जो हमारा मुख्य तथ्य बनता है उसके बारे में जानते हैं हम। यह घोषणा 6 जुलाई को मुखर्जी की जयंती पर की गई। यह घोषणा मतलब कि नाम बदलने की घोषणा कब की गई? 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर इसकी घोषणा की गई, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112वां क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ जिससे 8 लाख भारतीयों को वहाँ से वापसी का खतरा आ गया? हमको बताना है कि यह कौन सा देश है जहाँ पर प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है और इसी मसौदे के पास होने के साथ साथ
वहाँ पर 8 लाख भारतीयों को वापसी का खतरा आ गया है। क्या वह ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है या कुवैत है? जल्दी बताएंगे इसका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुवैत। ठीक है नहीं, जान लेते हैं इसके बारे में जो प्रमुख तथ्य हमको जानने हैं। इस कानून के मुताबिक देश में भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिंपल कहने का मतलब है, ये जो कानून पारित हुआ इसके तहत ये कहा गया है कि कुवैत देश में भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जान लेते हैं कितनी, देखो पढ़ेंगे आगे। कुवैत में 43 लाख की जनसंख्या में 30 लाख प्रवासी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो। कुवैत की कुल जनसंख्या 43 लाख है, उन 43 लाख में 30 लाख प्रवासी हैं। ठीक है, जिनमें आधे भारतीय हैं। उन 30 लाख में आधे भारतीय यानी 15 लाख भारतीय हैं। तो सिंपली कहने का मतलब क्या हो गया, जो कुवैत की 43 लाख की आबादी है उसमें से 15 लाख भारतीय हैं। तो खुद ही लगा लो, ये तो 30% से भी हो, लगभग 35% के पास बैठा है ना ये। तो सिंपल जो मसौदा पास हुआ है उसमें कहा गया है कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं। कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत की राजधानी क्या है हमारी? कुवैत की राजधानी है हमारी कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा क्या है हमारी? कुवैत की मुद्रा है हमारी कुवैत दिनार। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है हमारे? शेख सबा अल खालिद। लिख देता हूँ मैं, आपको आसानी होगी इसमें थोड़ी। ये हैं शेख सबा अल खालिद। ठीक है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमको इसके बारे में जानने थे। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 113। जानते हैं क्या बोल रहा है। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार ने जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी एक सेवा क्षेत्र में भर्ती हो जाने का उनको निर्णय लिया है कि उनको भी उस सेवा क्षेत्र में भर्ती हो जाया करेंगे। वो लोग भी हमको बताना है कि वह कौन सा सेवा क्षेत्र है। क्या वह सेना है, क्या पुलिस है, क्या अर्धसैनिक बल है या हर विभाग में दिया गया है? सोचेंगे जल्दी से। सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल या हर विभाग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्धसैनिक बल। ठीक है, जान लेते हैं अर्धसैनिक बल। देखो अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर नीचे लिखा उसको जान लेते हैं। अब ट्रांसजेंडर सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब है इनको ये भी मौका दिया गया है कि अभी अर्धसैनिक बल में आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। अर्धसैनिक बल हमारे कौन से होते हैं? जैसे हमारा सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ और सीआईएसएफ हुआ। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है हमारा आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, ऑप्शन है आपके रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल या सुब्बा राव। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं ये, रघुराम राजन हैं, शक्तिकांत दास हैं, उर्जित पटेल हैं और डी सुब्बा राव हैं। इसका आंसर आपका उर्जित पटेल है। इसमें कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है नहीं। देखो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। सिंपल देखो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी उर्जित पटेल ने लिखी है। ठीक है, ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। कौन? उर्जित पटेल। इस पुस्तक में इन्होंने एनपीए के बारे में लिखा। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये होता है जैसे मान के चलो सपोज आपने या किसी आपके पड़ोसी ने किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, बहुत लंबे टाइम तक वह उस लोन को जमा नहीं कर पाया है, तो उसकी जो संपत्ति होती है, जिस संपत्ति पर वह लोन लिया जाता है, उसे
एनपीए घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। फिर देखो जान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 में हमारे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास की आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, या चलो अब तो मैंने बता ही दिया। शक्तिकांत दास हमारे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। बात आई है आरबीआई की, तो जान लेते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है। मतलब कि वह कौन सा राज्य बना है जिसने 100% घरों को गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए हैं। ऑप्शन है आपके असम, केरला, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। असम, केरला, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जिसने 100% घरों को गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, देखो जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में 1,36,000 परिवारों को तो उज्ज्वला योजना से लाभ मिल चुका था। उसके बाद में कुछ ऐसे लोग जिन्हें लाभ नहीं मिला था, तो उसके लिए गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने एक नई योजना चला दी जिसका नाम था गृहिणी सुविधा योजना। जो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं उठा पाए उन्हें गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन मिल गए हैं और वर्तमान में 100% घरों को गैस कनेक्शन मिल गए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडूरा दत्तात्रेय और राजधानी शिमला। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको इस सीरीज के अंतर्गत 15 क्वेश्चन और दे दिए हैं। मैंने आपको कुल 115 क्वेश्चन करा दिए। इसी प्रकार से हम थोड़ा जारी रखेंगे, देखते हैं एग्जाम की क्या कंडीशन है। विरोध तो काफ़ी हो रहा है एग्जाम का, पर लगता है सरकार मानेगी नहीं। कल भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ले ही लिया है। ठीक है नहीं, अब देखो जो भी होगा आपको तो अपनी तरफ से तैयार रहना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे 115 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे भाइयों, जिनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और वो चाहते हैं ये सीरीज़ में आगे ऐसे ही चलाऊं और आगामी परीक्षाओं में भी और अच्छे तरीके से आपको सीरीज़ करंट की या किसी भी चीज़ की प्रोवाइड कराऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसी के साथ मैं आपको गुड बाय कहता हूं। जल्दी ही अगली सीरीज़ में मिलता हूं, अगले लेक्चर के साथ मिलता हूं। ओके, गुड बाय।